हेलो स्टूडेंट, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल एप्सिलॉन स्टडी पॉइंट। तो स्टूडेंट, आज का जो हमारा टॉपिक है कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन। तो कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन में स्टूडेंट पिछले वीडियो में एक क्वेश्चन चल रहा था, टाइम की प्रॉब्लम थी, इसलिए हमने उसको एक पार्ट बता करके वहां पर ब्रेक कर दिया था। तो स्टूडेंट, जो क्वेश्चन था वो ये लिखा हुआ है यहाँ पर। इस क्वेश्चन से आप पिछले वीडियो में परिचित भी होंगे और इसका हमने एक पार्ट आप लोगों को डिस्कस कर दिया था। तो स्टूडेंट, जो हमारे पुराने वीडियोज हैं, तो पुराने वीडियोज को आप प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। प्लेलिस्ट को जरूर देखें, प्लेलिस्ट देखना सीखें कि प्लेलिस्ट में हमारे जो वीडियो पड़े हुए हैं वो वीडियो कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में एनालिटिक फंक्शन भी पढ़ा है स्टूडेंट, पावर सीरीज भी पढ़ी हुई है और ये कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन चल रहा है। और हमारे पुराने वीडियोज में एक बुक दूसरी और पढ़ी हुई है, लीनियर प्रोग्रामिंग। उसमें ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम है, असाइनमेंट प्रॉब्लम है, सिंप्लेक्स मेथड है, रिजोल्यूशन डिजनरेसी है और इस तरीके से कई सारे टॉपिक पढ़े हुए हैं। तो आप प्लेलिस्ट में जाकर के देखें। कई स्टूडेंटों के कमेंट्स हैं, सर उसमें सब मिक्सिंग है, जो आप वीडियो अपलोड करते हैं सब मिक्स वीडियो आते हैं। तो आप प्लेलिस्ट में जाकर के देखें तो उसकी प्लेलिस्ट अलग बनी हुई है। बीएससी थर्ड ईयर के स्टूडेंटों के लिए लीनियर प्रोग्रामिंग अलग प्लेलिस्ट बनी हुई है और कॉम्प्लेक्स एनालिसिस की अलग प्लेलिस्ट बनी हुई है। तो उसमें जाकर के आप वीडियो को पढ़ सकते हैं। हमारे सेमेस्टर वाइज स्टूडेंटों के लिए भी प्लेलिस्ट में जाकर के देखें, सेमेस्टर वाइज भी उसमें वीडियो हमारे अपलोड है। तो हमारा जो आज का टॉपिक है स्टूडेंट, वो ये लिखा हुआ है कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन में। कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन का चैप्टर चल रहा है और इसमें हमने ये बताया था कि अगर किसी फंक्शन का हमें इंटीग्रेट करना है कॉम्प्लेक्स में, तो इंटीग्रेट करते हैं। तो स्टूडेंट, अभी वो क्वेश्चन चल रहे थे कि जो इंटीग्रेट करते हैं उसमें जो लिमिट है, यानी कि इन्हीं दो पॉइंटों पर पहुंचने के लिए हमें किस रास्ते पर चलना है, किस पाथ पर चलना है, उस पर डिपेंड करता था इंटीग्रेशन। यानी कि हमें ओ से चलना है और पी तक पहुंचना है। ये पुराना क्वेश्चन जो चल रहा था हमारा पिछले वीडियो में, उसका एक पार्ट हमने बता दिया था, उसको थोड़ा डिस्कस भी करते हैं और फिर हम आगे चलते हैं। तो हमारा जो ओरिजिन से यानी कि ओ से पी तक जाने का जो रास्ता है, जो इन्होंने बताया है किस रास्ते से चलना है, तो एक तो रास्ता स्टूडेंट ये है z इक्वल टू टी स्क्वायर प्लस आयोटा इंटू टी, और दूसरा रास्ता यहाँ पर लिखा हुआ है। यानी एक तो रास्ता ये है ओ से लेकर पी तक पहुंचने का, एक तो ये है, और दूसरा रास्ता यहां से इन्होंने बताया कि इस रास्ते पर चलना है ओ से ए पर, फिर ए से डायरेक्ट पी पर। यानी पहुंचना तो पी पर है, लेकिन इन्होंने रास्ता बदल दिया, पाथ बदल दिया स्टूडेंट। तो जब पाथ बदला और फंक्शन का इंटीग्रेशन किया, तो हमने बताया था अभी जो क्वेश्चन चल रहे हैं वो पाथ पर डिपेंड करते हैं। यानी कि इस रास्ते पर चलेंगे तो इंटीग्रेशन का आंसर अलग आएगा, और इस पर चलेंगे तो स्टूडेंट इंटीग्रेशन का आंसर अलग आएगा। यानी पहुंचना पी तक है, इस रास्ते से चलेंगे तो आंसर अलग आएगा, और इस रास्ते से चलेंगे तो स्टूडेंट आंसर इसका अलग आएगा। लेकिन आगे हम एक प्रॉपर्टी ऐसी बताएंगे कि हम किसी भी रास्ते से चले, पहुंचना हमको यहां से चलना और यहां पर पहुंचना है, किसी भी रास्ते पर चलेंगे तो स्टूडेंट आंसर में कोई भी चेंज नहीं आएगा। ये वीडियो हम आगे आप लोगों को डिस्कस करेंगे, उस प्रॉपर्टी को बता देंगे, तो बिल्कुल दूर से पता चलेगा कि कब इसका आंसर एक जैसा आएगा और कब बदलेगा। लेकिन अभी हम इसको यहाँ पर फर्स्ट पार्ट हमने डिस्कस किया था और पाथ पर डिपेंड था स्टूडेंट, पाथ यानी कर्व पर। यानी इस रास्ते से चलेंगे तो आंसर इसका अलग आएगा, और इस रास्ते से चलेंगे तो इसका आंसर अलग आएगा। तो स्टूडेंट, इसका हमने फर्स्ट पार्ट बता दिया था ओ से पी तक जाने का, और ये रास्ता था पैराबोला का, यानी कि ये फर्स्ट पार्ट था। तो फर्स्ट पार्ट स्टूडेंट z की जो वैल्यू दी है वो टी स्क्वायर प्लस आयोटा इंटू टी दी है, क्योंकि z के अंदर होता है x और y, और तीसरा वेरिएबल यहाँ पर t आ गया। तो अगर x y की वैल्यू किसी तीसरे वेरिएबल पर डिपेंड है तो स्टूडेंट इसको कहते हैं पैरामीट्रिक इक्वेशन। तो इसके लगाने के स्टूडेंट दो मेथड आते हैं। एक मेथड है या तो हम इसको एक्स वाई में कन्वर्ट कर लें, जब एक्स वाई में कन्वर्ट हो जाएगा तो हमने पुराने कई वीडियोज बताए हैं, उससे हम इसको लगा भी सकते हैं। और अगर कभी कभी ऐसा होगा हम इसको पैरामीट्रिक से ही सॉल्व करें, यानी कि हम एक्स वाई में इसको कन्वर्ट ना करें। कभी कभी ऐसा होगा कि एक्स वाई में कन्वर्ट करने में प्रॉब्लम आएगी, टफ होगा, नहीं होगा कन्वर्ट,
तो फिर हम इसको कैसे लगाएं, तो हम इसको पैरामीट्रिक में ही बना रहने दें और इसको हम इसे सॉल्व करते हैं। तो हमने इसके दोनों मेथड पिछले वीडियो में बताए, फर्स्ट पार्ट के दोनों मेथड बताए कि पैरामीट्रिक में बना रहने देते हैं तो हम इसका आंसर कैसे निकालते हैं, और पैरामीट्रिक से अगर हम इसको एक्स वाई में कन्वर्ट कर लेते हैं स्टूडेंट तो फिर इसका आंसर कैसे निकालते हैं। दोनों मेथड हमने इसके बता दिए थे। आज हम चलते हैं सेकंड पॉइंट पर, यानी कि हमें पहुंचना तो ओ से पी पर ही है। अब हमें इस रास्ते से चलना है, ओ से ए तक, फिर ए से पी तक। तो इन्होंने लिखा है सेकंड पॉइंट में, द लाइन फ्रॉम जेड इक्वल टू जीरो, जिस लाइन पर चलना है वो जेड इक्वल टू जीरो, यानी कि यहां से चलना है, ये पॉइंट है जेड इक्वल टू जीरो का, और टू जेड इक्वल टू टू आई, यानी जेड इक्वल टू टू आई। टू आई का मतलब इमेजिनरी एक्सिस, यानी इमेजिनरी एक्सिस पर चलना है यहां से यहां तक। इसके बाद क्या लिखा है, एंड देन फ्रॉम, और फिर चलना है जेड इक्वल टू टू आई से, यानी कि इस वाले पॉइंट से, टू जेड इक्वल टू फोर प्लस टू आई, यानी कि जेड की वैल्यू फोर प्लस टू आई ये है स्टूडेंट। तो फिर इस रास्ते पर चलना है। तो इसको स्टूडेंट कैसे करते हैं और हम देखते हैं इसको। तो यानी अब यहां पर लिखते हैं सेकंड पॉइंट, और यहां पर लिखा अलोंग द लाइन z इक्वल टू जीरो टू z इक्वल टू टू आई, एंड देन फ्रॉम z इक्वल टू टू आई टू z इक्वल टू फोर प्लस टू आई। अब स्टूडेंट इस रास्ते से हमें चलना है। तो यानी कि इसका जो इंटीग्रेशन होगा, तो यानी कि यहां पर लिखते हैं आई इक्वल टू इंटीग्रल लगाया, और अभी ये यहां पर सी लिखा हुआ है तो सी का नाम लिख दे रहे हैं स्टूडेंट, ओ ए पी। तो इसको हमने यहां पर लिखा ओ ए और पी, और वैल्यू यहां पर है जेड बार, और इसको यहां पर लिखा डी जेड। अब स्टूडेंट यहां पर हमने लिख दिया, इक्वल टू लगाया, इसको हम लिख सकते हैं ओ से ए तक और फिर प्लस ए से पी तक। तो यानी कि यहां से लिखा ओ ए, और यहां पर सेम फंक्शन रहेगा जेड बार डी जेड, प्लस यहां पर लगा स्टूडेंट, और इसके बाद यहां पर लिखा ए पी, और वही स्टूडेंट यहां पर इंटीग्रेशन रहेगा जेड बार डी जेड। अब हम यहां पर इसको इंटीग्रेट करेंगे। तो इंटीग्रेट करने के लिए स्टूडेंट यहां पर रास्ते का जो नाम है, यानी कर्व की इक्वेशन है, जब ओ से ए तक चलेंगे तो कर्व की इक्वेशन लिखनी पड़ती है। तो वहां पर कर्व की इक्वेशन लिखेंगे तो जेड बार कितना आएगा और स्टूडेंट डी जेड कितना आएगा, इसकी वैल्यू रख देंगे, और फिर हम ए पी पर चलेंगे, इसमें हम कर्व की इक्वेशन रखेंगे। फिर कर्व की इक्वेशन रखने में देखते हैं जेड बार कितना आता है और डी जेड कितना आता है, तो इसकी वैल्यू रख करके फिर इसको कर देंगे इंटीग्रेट। तो यहां पर सबसे पहले स्टूडेंट लिखा हुआ है एलोंग ओ ए, पहले ओ ए की वर्किंग करते हैं। तो यानी कि यहां पर लिखा एलोंग, ये अलग से हम यहां पर नोट कर देते हैं, एलोंग ओ ए। जब ओ ए पर चलेंगे तो इक्वेशन ऑफ ओ ए, तो सबसे पहले यहां पर ओ ए की इक्वेशन लिखेंगे, इक्वेशन ऑफ ओ ए, इस लाइन की ओ से ए तक। तो स्टूडेंट ये जो यहाँ पर लाइन बनी हुई है ओ से ए, ये वाली लाइन, ये इमेजिनरी एक्सिस है। इमेजिनरी एक्सिस का मतलब बाई एक्सिस है, और बाई एक्सिस की इक्वेशन होती है स्टूडेंट एक्स इक्वल टू जीरो। तो यानी कि यहाँ पर इक्वेशन जो मिलेगी स्टूडेंट एक्स इक्वल टू जीरो। तो जब एक्स जीरो होगा तो इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो डी एक्स इक्वल टू जीरो होगा। तो फिर अब यहाँ पर आए जेड बार कितना होगा और डी जेड कितना होगा। तो स्टूडेंट यहाँ पर जो जेड बार है, तो जेड बार की वैल्यू होती है एक्स प्लस आई वाई का होल बार, यानी कि इसको यहाँ पर लिखेंगे एक्स माइनस आयोटा इंटू वाई। अब यहाँ पर जेड बार इक्वल टू एक्स की वैल्यू जीरो पुट कर देंगे, तो यहाँ पर जीरो माइनस आयोटा इंटू वाई, तो यानी कि यहाँ से आ जाएगा माइनस का आयोटा इंटू वाई। ये जेड बार की जगह लिखा जाएगा। डी जेड कितना लिखा जाएगा, तो यानी कि जेड इक्वल टू होता है स्टूडेंट एक्स प्लस आई वाई, डी जेड लगाएंगे यहाँ पर, तो यानी कि यहाँ पर आ जाएगा डी जेड इक्वल टू डी एक्स प्लस आयोटा इंटू डी वाई, और डी एक्स की जगह जीरो पुट कर देंगे, तो यानी कि यहाँ से आ जाएगा जीरो प्लस आयोटा इंटू डी वाई। तो हम डी जेड की जगह आई इंटू डी वाई और जेड बार की जगह माइनस का आयोटा इंटू
y लिखेंगे, तो ये दो वैल्यू स्टूडेंट यहाँ से बन जाएंगे। अब यहाँ पर लिखते हैं एलोंग। अब चलते हैं यहाँ पर एपी पर, तो एपी के लिए, लेकिन पहले इसको मेंशन कर रहे हैं, तो यानी कि यहाँ पर लिखा है आई इक्वल टू इंटीग्रल लगाया, जेड बार लिखा हुआ है स्टूडेंट, तो जेड बार की जगह जो हमारी वैल्यू आई है तो माइनस का आयोटा इंटू बाई आई है, यानी कि यहाँ पर लिखा माइनस का आयोटा इंटू बाई। इसके बाद dz लिखा हुआ है, तो dz की जो वैल्यू आई है स्टूडेंट वो आई है आयोटा इंटू डी वाई, तो इसको यहाँ पर लिखते हैं आयोटा इंटू डी वाई। अब स्टूडेंट यहाँ पर टोटल बाई में आ गया ना, तो अब हम बाई की लिमिट लिखेंगे, यानी कि जब OA पर चलेंगे तो बाई की लिमिट लिखेंगे। तो स्टूडेंट ये जो पॉइंट है हमारा 0 0 है, और इस पॉइंट को अगर हम लिखेंगे तो z इक्वल टू 2i, यानी कि x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू आयोटा का कोफिशिएंट होता है 2, तो y की लिमिट लिखेंगे, तो यहाँ पर y की लिमिट 0 है और यहाँ पर y की लिमिट 2 है, तो यानी कि यहाँ पर लिखते हैं 0 से 2, और अब प्लस का साइन लगाया। अब AP की वर्किंग करेंगे, तो AP के लिए यहाँ पर देखते हैं कि क्या आ जाएगा। देखते हैं इसको आगे। तो अब यहाँ पर इक्वेशन ऑफ, अब हम यहाँ पर AP की इक्वेशन लिखेंगे। अब स्टूडेंट इस लाइन पर हमें चलना है, इसी लाइन पर तो चलना है ना, तो यानी कि यहाँ पर लिखते हैं एलोंग AP लाइन की इक्वेशन। अब AP लाइन की इक्वेशन देखते हैं स्टूडेंट, तो ये जो लाइन हमारी बनी हुई है ये पैरेलल टू है रियल एक्सिस के, रियल का मतलब एक्स एक्सिस की, और एक्स एक्सिस की जो इक्वेशन होती है वो होती है y इक्वल टू 0, और जो स्टूडेंट एक्स एक्सिस के पैरेलल जो इक्वेशन होती है एक्स एक्सिस के पैरेलल, वो y इक्वल टू यहां से यहां तक की डिस्टेंस देख लें, तो यहां से यहां तक की डिस्टेंस स्टूडेंट है 2, यहाँ पर भी 2, यहाँ पर ही पूरी 2 है, तो इसका मतलब है कि जो एक्स एक्सिस के पैरेलल इक्वेशन होती है तो y इक्वल टू जितनी यहां से यहां तक डिस्टेंस है वो, तो यानी कि एलोंग AP के चलेंगे तो इक्वेशन AP की लिखेंगे, तो इक्वेशन ऑफ AP की इक्वेशन आ जाएगी। AP की जो इक्वेशन होगी स्टूडेंट वो यहाँ पर y इक्वल टू एक्स एक्सिस पैरेलल है, तो y इक्वल टू यहाँ से 2, और यहाँ से यहाँ तक की 2 डिस्टेंस है। अगर ना समझ में आए स्टूडेंट तो यहाँ पर हम 2 पॉइंट देख लें कि 2 पॉइंट से जाने वाली जो लाइन है उसकी इक्वेशन क्या होगी। तो एक तो पॉइंट ये है, इसको हम x1 y1 मान लें, और एक पॉइंट ये है, इसको x2 y2 मान लें, तो हम इसकी इक्वेशन लिख सकते हैं y माइनस y1, तो y1 की वैल्यू 2 इक्वल टू y2 माइनस y1, तो y2 की वैल्यू स्टूडेंट यहाँ पर 2 है, माइनस y1 की वैल्यू 2 है, डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1, तो x2 4 है और x1 यहाँ पर 0 है, और इसके बाद यहाँ लिखते हैं x माइनस x1, तो यहाँ पर 0 आ जाएगा, यानी कि आंसर आ जाएगा y इक्वल टू 2। तो चाहे जिस मेथड से निकालें आंसर वही आएगा स्टूडेंट, कोई चेंज नहीं आएगा इसमें, तो y इक्वल टू 2, जब y इक्वल टू 2 आया फिर यहाँ पर इसका हम dy निकालते हैं, तो dy इक्वल टू स्टूडेंट यहाँ पर आ जाएगा डिफरेंशिएशन 2 का 0। अब हमें बात करनी है यहाँ पर जो नंबर यूज हुआ है वो जेड बार और dz, तो जेड बार स्टूडेंट कितना होगा यहाँ पर, ये जेड बार समझे, तो जेड बार की जो वैल्यू आ जाएगी, जेड बार इक्वल टू होता है x माइनस आयोटा इंटू वाई, एक्स वही बना रहे हैं ना, बाई की जगह पर 2 लिख दें तो माइनस का यहाँ पर 2i आ जाएगा, तो जेड बार की जगह x माइनस 2i आएगा, तो यानी कि यहाँ पर जेड बार इक्वल टू x माइनस 2i आ जाएगा। इसके बाद स्टूडेंट अब dz की वैल्यू देख लें, यानी z इक्वल टू यहाँ से आ जाएगा x प्लस आयोटा इंटू बाई, और dz की वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा dx प्लस आयोटा इंटू डी वाई की वैल्यू 0 रख दें, तो यानी कि यहाँ से स्टूडेंट मिल जाएगा dz इक्वल टू dx प्लस आयोटा इंटू डी वाई की जगह पर आ गया 0, तो इस तरीके से यहाँ पर जो dz की वैल्यू मिल जाएगी वो यहाँ से मिल जाएगी dx, तो ये वैल्यू आ जाएगी। तो स्टूडेंट यहाँ पर जेड बार की जगह वैल्यू लिखेंगे x माइनस 2i, यानी जेड बार की वैल्यू आ जाएगी x माइनस 2i, और dz की जगह स्टूडेंट वैल्यू लिखेंगे dx, तो यहाँ पर dx आ गया, इतना बन गया। अब इसी को इंटीग्रेट कर देंगे, आंसर आता है, देखते हैं इसको आगे। तो अब इसमें यहाँ पर इसको इंटीग्रेट करेंगे, तो स्टूडेंट जब इंटीग्रेट करेंगे तो लिमिट भी बदलनी पड़ेगी ना, तो लिमिट बदलते हैं, तो लिमिट यहाँ पर जब हम चलते हैं AP पर,
यानी इस लाइन पर चलते हैं स्टूडेंट, तो इसमें लिमिट कौन सी लिखें? तो यहाँ पर देखो टोटल का टोटल कन्वर्ट हो गया है एक्स में। जब एक्स में कन्वर्ट हो जाएगा यानी डी के बाद जो नंबर लिखा है ना वो एक्स है और यहाँ पर भी एक्स है, तो एक्स की लिमिट लिखेंगे। तो स्टार्टिंग जो वैल्यू है इस पॉइंट पर एक्स की वो 0 है और इस पॉइंट पर हम देखते हैं स्टार्टिंग की वैल्यू 4 है, तो इसलिए इसकी लिमिट लगाएंगे 0 to 4। तो यहाँ पर आ जाएगा 0 to 4। अब इसको करेंगे इंटीग्रेट, तो यानी कि यहाँ पर आ जाएगा स्टूडेंट आयोटा इक्वल टू माइनस का साइन तो ये लगा हुआ है, आयोटा का आयोटा में इंटू करेंगे आयोटा का स्क्वायर, इसकी वैल्यू -1 तो यहाँ पर प्लस हो जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा बाई डी वाई, तो इसको यहाँ पर लिखा बाई डी वाई और लिमिट यहाँ पर लिखी हुई है 0 से 2 और स्टूडेंट प्लस लगाया। इसके बाद यहाँ पर देखें x - 2i लिखा हुआ है, यानी यहाँ पर लिखते हैं 0 to 4 लिमिट है और x - 2 आयोटा इंटू यहाँ पर dx लिखते हैं। सॉल्व किया इसको इक्वल टू लगाया, इसका इंटीग्रेट किया तो यहाँ पर आ जाएगा बाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, लिमिट लगाएंगे 0 से 2 आएगी प्लस x का इंटीग्रेट करते हैं तो यानी यहाँ पर आ जाएगा x स्क्वायर डिवाइडेड बाई यहाँ पर 2 माइनस का 2 आयोटा इंटू x और लिमिट आ जाएगी 0 to 4। तो सॉल्व किया तो यहाँ पर आ जाएगा 2 का स्क्वायर 4 और 4 में हम 2 से डिवाइड कर देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 2 और माइनस लिखेंगे तो 0 आ जाएगा। तो इस तरीके से प्लस 1/2 यहाँ पर लिखेंगे, 4 का स्क्वायर 16 होगा तो यहाँ पर 16 लिख दिया और माइनस का 0 कर देंगे तो 16 - 0 इस तरीके से माइनस का 2 आयोटा लिख दिया, 4 - 0 यहाँ पर आ जाएगा तो ये वैल्यू आ जाएगी 4 - 0। अब इसको सॉल्व करते हैं स्टूडेंट, तो यहाँ से वैल्यू आ जाएगी 8, तो 8 और 2 मिला करके 10 आ जाएगा, तो यहाँ पर 10 माइनस और 4 में 2 का इंटू करेंगे तो 8 आएगा, तो माइनस का यहाँ से आ जाएगा 8 आयोटा। तो इस तरीके से यहाँ पर ये आयोटा का आंसर आई का आंसर आया 10 - 8i, इतना यहाँ से निकला है। तो स्टूडेंट यहाँ पर जो आंसर आया है वो 10 - 8i आया है। वो हम किस कर पर चले थे? जब चले थे O से A पर और A से P पर, यानी इस रास्ते से चले थे, तब इसका आंसर आया था 10 - 8i। तो स्टूडेंट इससे जो पहले पार्ट लगाया था ये वाला, ये पहले पार्ट था, तो इसका जो रास्ता था वो O से P तक पहुंचने का ये वाला रास्ता था। तो इसका जब आंसर निकाला तो अलग आया था स्टूडेंट, अलग आंसर। इसका जो इतना आया ना, तो इससे जो हमने लगाया था तो उसका आंसर आया था स्टूडेंट I इक्वल टू 10 - 8y3 इंटू आयोटा, तो ये आंसर आया था। तो इस आंसर में और इस आंसर में फर्क आ गया, डिफरेंस आ गया। वो डिफरेंस अलग इसलिए आया कि ये पाथ पर डिपेंड करता है, कर्व पर डिपेंड करना है, यानी पहुंचते तो O से P तक ही है लेकिन रास्ते अलग अलग हैं। अगर रास्ते अलग अलग हैं तो इसका आंसर अलग अलग है। लेकिन अब ऐसी कंडीशन बताएंगे स्टूडेंट कि रास्ते कोई भी हो, पहुंचना वहां पर है एक ही जगह पर, O से P तक पहुंचना। अगर रास्ते अलग अलग चाहे कैसा भी हो, उस कंडीशन को बताने के बाद आंसर में फर्क नहीं आएगा, आंसर बिल्कुल सेम आएगा। अभी उसको देखते हैं, लेकिन इससे पहले एक क्वेश्चन पर और प्रैक्टिस करते हैं, बहुत अच्छे से एकदम से समझ में आ जाए, कहीं पर भी कोई डाउट ना हो। स्टूडेंट जो कोई चैप्टर पढ़ाएंगे हम पूरा का पूरा बिल्कुल क्लियर समझ में आएगा, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। आप यहाँ पर केवल इतना ही पढ़ लें, आप बुक से बिल्कुल ना पढ़ें, आपके टोटल क्वेश्चन आराम से हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन और लेके चलते हैं, फिर हम बात करते हैं आगे। तो आज ये अगला क्वेश्चन है स्टूडेंट, यहां पर लिखा हुआ है क्वेश्चन में I इक्वल टू गामा और लिखा है x dz वेयर गामा इज द बाउंड्री ऑफ द स्क्वायर 0 1 क्रॉस 0 1। आगे लिखा है विद सी कंसीडर्ड एज r स्क्वायर। यानी कि स्टूडेंट यहां पर जो हमें चलना है इस पर विशेष ध्यान रखें, गामा इज द बाउंड्री ऑफ द स्क्वायर, ये स्क्वायर की जो बाउंड्री है, यानी कि स्क्वायर है ना, स्क्वायर रेक्टेंगल जैसा स्क्वायर, हमें पूरा गामा जो है पूरा यहाँ पर स्क्वायर दिया गया है। यानी कि स्क्वायर पर, यानी कि स्क्वायर का मतलब है जिस पॉइंट से इन्होंने का पूरे स्क्वायर पर निकालना है, इंटीग्रेट जो हमें इसका करना है वो गामा लिखा हुआ है। वो गामा बताया गया बाउंड्री ऑफ द स्क्वायर, स्क्वायर की बाउंड्री है, तो इसका मतलब पूरे स्क्वायर की बाउंड्री पर निकालना है, यानी कि पूरा कर्व। अभी हम एक पॉइंट पर यहां से चलते हैं तो यहाँ पर
इस पॉइंट से यहाँ तक निकालते थे। अब स्टूडेंट स्क्वायर जो बना हुआ है यानी कि इस पॉइंट से अगर चलेंगे और ऐसा चल के उसी पॉइंट पर वापस आएंगे, यानी जिससे चलना है उसी पर हमें लौट करके वापस आना है। अब ये इंटीग्रेशन है। तो स्टूडेंट जो रियल एनालिसिस हमने पढ़ी है, तो रियल एनालिसिस में एक बहुत अच्छा पॉइंट है, उसको देखते हैं कि अगर यहाँ पर हमारी लिमिट मान लिया a टू a है और किसी भी फंक्शन का इंटीग्रेट करें, रियल एनालिसिस में किसी भी फंक्शन का इंटीग्रेट करें अगर लिमिट इसकी सेम है, तो स्टूडेंट इसका 100% आंसर 0 ही आएगा। जैसे यहाँ पर हम देखते हैं कि हमारा यहाँ पर इंटीग्रेट लिखा हुआ है cos ऑफ x, cos x का इंटीग्रेट करना है हमें, और dx, यहाँ पर भी लिमिट π/2 है और यहाँ पर भी लिमिट π/2 है, तो इसका आंसर स्टूडेंट 100% 0 ही आना है। यानी कि इसका जब इंटीग्रेट करेंगे cos x का, तो यहाँ पर आ जाएगा sin x और π/2 और यहाँ पर भी π/2, और वैल्यू रखते हैं तो sin π/2 की वैल्यू आ जाएगी 1, और माइनस करेंगे स्टूडेंट फिर हम π/2 इसमें रखेंगे तो sin π/2 फिर से आ जाएगा 1, तो इसका मतलब 1 - 1 0। नहीं, कोई भी फंक्शन लिखा हो अगर लोअर और अपर लिमिट एक जैसी है तो स्टूडेंट आंसर हमेशा 0 आता है। तो लेकिन यहाँ पर कॉम्प्लेक्स एनालिसिस की बात कर रहे हैं, तो कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में बता रहे हैं पूरे स्क्वायर पर निकालना है, यानी कि अगर हमें इस पॉइंट से चलना है तो घूम करके वापस बाउंड्री टू बाउंड्री और इसी पॉइंट पर आना है। लेकिन स्टूडेंट इसमें आंसर जो है वो 0 नहीं आएगा, जो 0 नहीं आएगा। रियल फंक्शन अगर है तो 0 आएगा, लेकिन कॉम्प्लेक्स फंक्शन है स्टूडेंट तो हमेशा 0 नहीं आएगा। लेकिन एक कंडीशन है, उस कंडीशन को जब हम बता देंगे तो आंसर स्टूडेंट हमेशा ही 0 आएगा। लेकिन अभी नहीं, अभी हम कंडीशन नहीं बता रहे हैं, अभी हम ऐसे ही चलते हैं जनरल। तो इन्होंने जो स्क्वायर बनाया है ये इस टाइप का बनाया है। तो ये टाइप जो बना हुआ है स्टूडेंट दो सेटों का इनटू, यानी कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स। तो यानी कि यहां पर अगर दो सेट है, मान लिया एक सेट ए है, इसमें जो एलिमेंट है हमारे वो मान लिया a, b है, और दूसरा सेट है हमारा b, और इसमें जो एलिमेंट दिए स्टूडेंट मान लिया c, d है। तो अगर हम a क्रॉस b करेंगे तो a क्रॉस b का मतलब होगा ab, और क्रॉस यहां पर लिखा है cd। तो इसमें जो सेट में एलिमेंट आएंगे स्टूडेंट वो a का सबसे पहले c के साथ यानी a, c, फिर a को d के साथ तो a और d। तो इस तरीके से यहां पर b को c के साथ b, c, और यहां पर आ जाएगा b, d। तो स्टूडेंट इसमें a क्रॉस b में 4 एलिमेंट आएंगे। अगर हम इसको a मान लें और इसको भी अगर a सेट हो तो a क्रॉस a लिखेंगे, तो इसको हम लिखेंगे a का स्क्वायर। तो वही स्टूडेंट यहां पर लिखा हुआ है आर स्क्वायर। आर स्क्वायर का मतलब है सेट समान है, यानी कि 0,1 और 0,1। अब इसका इनटू करेंगे वो इस मेथड से करेंगे तो हमारे पास पॉइंट निकल आएंगे। तो सबसे पहले इसके पॉइंट कितने निकलते हैं स्टूडेंट वो देख लें। तो यानी कि यहां पर लिखा है 0, 1 क्रॉस और यहां पर लिखा है 0, 1। तो इसका जो आंसर होगा स्टूडेंट यहां पर जो पॉइंट आएंगे वो यहां पर लिखते हैं 0, 0, एक तो पॉइंट मिल जाएगा यहां पर 0,0, और दूसरा पॉइंट यहां से मिल जाएगा 0,1, और तीसरा जो पॉइंट मिलेगा, अब इसको पकड़ते 1 को 0 के साथ, तो यानी कि यहां पर आ जाएगा 1,0, और जो चौथा पॉइंट आएगा वो 1,1 आएगा। तो इस तरीके इसके यहाँ पर 4 पॉइंट निकल आएंगे। अब इसको यहाँ पर हम मेंशन कर देते हैं कर्व। इसे हमने रियल एक्सिस बनाया, इसको इमेजिनरी एक्सिस बनाया, ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑरिजिन हुआ। तो 0, 0 पहला पॉइंट है, तो इस पॉइंट को हमने 0,0 कर दिया। दूसरा पॉइंट है 0,1, यानी x की वैल्यू 0 है, y की वैल्यू 1 है, मान लिया ये डिस्टेंस मान ली, तो यहाँ पर 0,1 आ गया, 0,1। अगला पॉइंट है 1,0, यानी कि 1। अब चलना है x एक्सिस पर 1, तो यहाँ पर आ जाएगा 1, तो ये स्टूडेंट बन गया 1,0। और अगला जो पॉइंट दिया है वो 1,1, यानी x भी 1 है और y भी 1 है, तो यहाँ पर आ जाएगा। तो इस तरीके से ये हमारा ये पॉइंट आ गया 1,1, और इसको इन पर मिला दिया। तो स्टूडेंट ये जो बना ये हमारा स्क्वायर बना, और ये चलना कहाँ पर है, गामा। गामा बताया गया इसकी पूरी बाउंड्री का नाम है, यानी कि अगर हमें ओ से चलना है स्टूडेंट, ओ पॉइंट से ओ से चलना है,
और वापस पहुंचेंगे तो फिर ऊपर ही आ जाए, वही गामा है, यानी पूरी बाउंड्री का नाम गामा रखा गया है। यहां से फिर यहां पर, फिर यहां पर और फिर वापस, यानी ओ से चलेंगे ए पॉइंट पर, इसको हम ए पॉइंट मान लेते हैं। फिर ए से चलते हैं बी वाले पॉइंट पर, और बी से चलते हैं हम सी वाले पॉइंट पर, और सी से चलते हैं फिर ओ पर। तो यानी जहां से चलेंगे स्टूडेंट वहीं पर पहुंच जाएंगे। लेकिन इसका आंसर देखेंगे तो हम ये नहीं कह सकते जिस पॉइंट से चले उसी पर आ गए और 0 आंसर आया, यानी कि यहाँ पर ओ से चले हैं और यहाँ पर भी ओ पर आए हैं, लेकिन इसका आंसर 0 नहीं आएगा, इसका आंसर 0 नहीं आएगा। अगर रियल एनालिसिस की बात करें तो 100% यानी 100% 0 आएगा, लेकिन कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में नहीं आएगा। एक कंडीशन बताएंगे उसके बाद ये 0 आएगा। तो पहले अब इसको इंटीग्रेट करने के लिए ओ से ए पर, ए से बी पर, बी से सी पर और सी से ओ पर, इस तरीके से यहां पर चलना है। तो यानी कि यहां पर जो इंटीग्रल लिखा है आई इक्वल टू, तो इंटीग्रल गामा, और इसको यहां पर लिखेंगे एक्स डी एक्स, एक्स डी जेड इक्वल टू लगाएंगे। तो गामा का जो मतलब है ओ ए बी सी ओ, यानी कि यहां पर ओ से ए पर, फिर ए से बी पर, फिर बी से सी पर और सी से वापस ओ पर। तो फंक्शन यही लिखा हुआ है एक्स डी जेड, एक्स डी जेड। अब इसको पार्ट बाई पार्ट, यानी जिस कर्व पर चलना है उसकी इक्वेशन लिखी जाती है स्टूडेंट। तो ये कर्व अलग है, ये लाइन अलग है, और ये लाइन हमारी इमेजिनरी एक्सिस के पैरेलल है। फिर ये लाइन की डायरेक्शन ये हो गई, अब इस लाइन पर चल रहा है, ये एक्स एक्सिस के यानी कि रियल एक्सिस के पैरेलल है, ये रियल एक्सिस होता है, और ये वाला इमेजिनरी एक्सिस होता है, और इसके बाद फिर वापस ऊपर। तो सभी कर्व अलग अलग हैं, तो इन कर्वों की अलग अलग इक्वेशन आएगी। तो इसको अलग अलग सबसे पहले हम बनाते हैं, इसके बाद आगे चलते हैं। तो यहां पर आई इक्वल टू, सबसे पहले यहां पर ओ से ए पर, और यहां पर इंटीग्रेशन यही रखेंगे एक्स डी जेड, फिर प्लस लगाएंगे। अब चलते हैं ओ से ए के बाद में ए से बी पर, यानी अब यहां पर लिखते हैं ए टू बी, ये सेम कंडीशन डी जेड प्लस, फिर यहां पर चलते हैं स्टूडेंट बी से सी पर, तो यानी कि यहां पर लिखते हैं बी सी, और यहां पर लिखते हैं एक्स डी जेड प्लस इंटीग्रल, फिर यहां पर चलते हैं सी से ओ पर, तो यहां लिखते हैं सी ओ और इसको लिखते हैं एक्स डी जेड। स्टूडेंट अगला वीडियो इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, बहुत जबरदस्त प्रॉब्लम लेके आएंगे। उसमें एक भी प्रॉब्लम ऐसी नहीं होगी एग्जाम में जो आपके हमने जो पढ़ाई है इसके बाहर आ जाए। अगर बाहर आ भी जाएगी तो मेथड वही होगा स्टूडेंट, एक एक मेथड बता देंगे समझा की, कोई दिक्कत नहीं कहीं पर। तो यहाँ पर एक्स डी जेड ये लिखा हुआ है ओ ए पर, तो हमें ओ ए लाइन की इक्वेशन लिखनी पड़ेगी, कर्व की इक्वेशन ओ ए की, ए बी की, बी सी की और सी ओ की। तो सबसे पहले इन कर्वों की इक्वेशन यहाँ पर लिखें, और जो क्या आएगा उसमें फिर हम बात करते हैं। तो यहाँ पर इसको हम सबसे पहले मेंशन कर देते हैं, एक एक कर्व को मेंशन करते हैं और वैल्यू लिखते हैं। यानी सबसे पहले यहाँ पर लिखते हैं फर्स्ट पॉइंट में ओ ए पर एलोंग ओ ए, तो यानी कि यहाँ पर लिखते हैं एलोंग ओ ए। ओ ए पर जब स्टूडेंट यहाँ पर लिखेंगे तो इसकी इक्वेशन लिखेंगे, इक्वेशन ऑफ ओ ए। तो ओ ए जो लाइन है हमारा ये रियल एक्सिस है, रियल एक्सिस का मतलब एक्स एक्सिस, और एक्स एक्सिस पर होता है y इक्वल टू 0। जब y इक्वल टू 0 होगा तो स्टूडेंट यहाँ पर लिखेंगे y इक्वल टू 0, जब y 0 होगा स्टूडेंट तो यहाँ पर आ जाएगा dy इक्वल टू 0। अब यहाँ पर जो नंबर यूज हुआ है वो x यूज हुआ है और dz यूज हुआ है, तो स्टूडेंट यहाँ पर z की वैल्यू होती है x प्लस आई वाई, dz निकालेंगे तो यहाँ पर dz बराबर आ जाएगा dx प्लस आई इंटू डी वाई, और डी वाई की जगह 0 यहाँ पर लिखा हुआ है, तो यानी कि यहाँ पर आ जाएगा dz इक्वल टू 0, dx की जगह 0 प्लस आयुटा इंटू डी वाई, तो यानी कि dz की जगह जो यूज होगा वो आयुटा इंटू डी वाई होगा। तो एक एक कर्व को यहाँ पर डिफाइन करते हैं और एक एक कर्व की लिमिट लिखते चलते हैं। यानी कि यहाँ पर आ जाएगा आई इक्वल टू इंटीग्रल लगाया तो ओ ए लिखा हुआ है, तो यहाँ पर x की जगह कोई चेंज नहीं, क्योंकि x की वैल्यू नहीं रखनी है, y होता तो 0 रख देते। dz की जगह आ जाएगा यहाँ आयोटा इंटू dy इक्वल टू 0, dy इक्वल टू 0 लिखना है, तो यानी कि यहाँ पर आयोटा इंटू
जीरो, तो ये जीरो हो जाएगा, ये dx रहेगा, तो यानी कि dz इक्वल टू dx। तो यहां पर आ जाएगा dz की जगह पर dx। और अब स्टूडेंट जब dx आ गया तो अब इसकी लिमिट भी लगाएंगे ओ ए लाइन पर। तो o से a तक यहां पर जो लिमिट लगाएंगे टोटल कन्वर्ट हो गया x में, तो x की लिमिट लगाएंगे, d के बाद जो x लिखा है ना, तो x की लिमिट यहां से यहां तक में जो x की लिमिट होगी स्टूडेंट वो होगी 0 to 1। तो यहां पर लगाएंगे लिमिट 0 to 1। अब हम बात करते हैं ए बी पर, तो सेकेंड पॉइंट में लिखते हैं यहां पर लिखा सेकेंड पॉइंट एलोंग ए बी, यानी कि यहां पर लिखते हैं एलोंग ए बी। तो जब ए बी पर चलेंगे तो ए बी लाइन की इक्वेशन लिखेंगे, यानी कि यहां पर लिखते हैं इक्वेशन ऑफ ए बी। जो ए बी लाइन की इक्वेशन होगी तो ये स्टूडेंट जो इक्वेशन है ना, ये बाई एक्सिस यानी इमेजिनरी एक्सिस के पैरेलल है। तो इमेजिनरी जो एक्सिस की इक्वेशन होती है, बाई एक्सिस की इक्वेशन होती है, वो होती है x इक्वल टू 0, ये लाइन। लेकिन यहां से यहां तक की डिस्टेंस है 1, तो ये x इक्वल टू 0 की लाइन है, और इसके पैरेलल जो लाइन होगी वो x इक्वल टू ही होगी। लेकिन ये डिस्टेंस देखते हैं, ये डिस्टेंस यहां से यहां तक 1 है, पूरी डिस्टेंस कहीं पर भी देख ले 1। तो यानी इसकी इक्वेशन होगी बाई एक्सिस के पैरेलल ये बना, तो x इक्वल टू 1। तो इसकी जो इक्वेशन होगी वो होगी x इक्वल टू 1, और ये है यहाँ पर x एक्सिस, इसकी इक्वेशन होगी y इक्वल टू 0। तो अब यहाँ पर इक्वेशन ए बी की लिखते हैं, तो ए बी की इक्वेशन हो जाएगी स्टूडेंट x इक्वल टू 1। अगर ना समझ में आए तो 2 पॉइंट जो दिए गए हैं इनसे जाने वाली लाइन की इक्वेशन का फार्मूला लगा दें, उससे निकल आएगी। तो यहाँ पर आ जाएगा dx, तो dx इक्वल टू आ जाएगा 0। अब स्टूडेंट यूज हुआ है हमारे पास x और dz, तो x की जगह पे तो 1 रख जाएगा, तो यानी कि यहां पर आ जाएगा प्लस x की जगह पर 1। ए बी लाइन, ए बी एक्सिस के लिए ए बी पर ही तो चल रहा है ना, तो ए बी के लिए x बराबर 1, और dz कितना आएगा, तो यहां पर लिखते हैं dz। dz की वैल्यू स्टूडेंट यहां पर आ जाएगी dx प्लस आयोटा इंटू dy। तो यानी कि यहाँ पर आ जाएगा dz इक्वल टू dx की जगह 0 रख जाएगा, प्लस आयोटा इंटू dy। तो यानी कि dz की जगह आयोटा इंटू आई डी वाई, आयोटा इंटू बाई। तो dz की जगह पर यहाँ पर लिख देंगे i इंटू डी वाई। अब स्टूडेंट इस पर लिमिट बात करते हैं, ए बी कर्व पर लिमिट क्या बना, बाई बना। तो ए बी पर जो बाई की वैल्यू लिखेंगे स्टूडेंट, वहां पर बाई की वैल्यू 0 है और यहाँ पर बाई की वैल्यू 1 है, तो इसमें भी जो हम लिमिट लगाएंगे वो लगाएंगे 0 to 1। तो यानी कि यहाँ से आ जाएगा 0 to 1। इसके बाद अब तीसरा कर्व आया BC के लिए, तो प्लस लगाते हैं, इंटीग्रल लिखते हैं। अब BC कर्व की इक्वेशन लिखते हैं और BC के लिए इसे सॉल्व करते हैं। अब तीसरे कर्व पर चलते हैं, कर्व है BC, यानी कि अब ये BC लाइन पर चलते हैं। तो यहाँ पर थर्ड पॉइंट लिखते हैं एलोंग BC। जब स्टूडेंट BC पर जब हम चलेंगे तो BC कर्व की इक्वेशन लिखनी पड़ेगी, ये लाइन है, यानी कि यहां पर लिखते हैं इक्वेशन ऑफ BC। और BC जो यहाँ पर इक्वेशन है, ये लाइन है, ये पैरेलल है x एक्सिस के, रियल एक्सिस के, रियल एक्सिस के पैरेलल यानी x एक्सिस के पैरेलल, x एक्सिस के पैरेलल यानी कि ये लाइन बनी हुई है। तो x एक्सिस की इक्वेशन होती है y इक्वल टू 0, और इसके पैरेलल जो लाइन है वो y इक्वल टू देख ले, यहाँ से यहाँ तक y कितना है, तो y से y यहाँ तक स्टूडेंट यहाँ पर लिखा है 1, तो ये यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस 1 है। तो इसके जितने भी पैरेलल लाइन है वो y इक्वल टू ही होंगी, बस ये डिस्टेंस देख लें, तो ये डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक 1 है, तो इसकी इक्वेशन हो जाएगी y इक्वल टू 1। तो यानी ये वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी y इक्वल टू 1। जब y इक्वल टू 1 होगा तो स्टूडेंट यहाँ पर आ जाएगा dy इक्वल टू 0। अब यूज क्या हुआ है, x यूज हुआ है, x में कोई चेंज नहीं आएगा, ऐसा ही रहेगा। इसका dz यूज हुआ है, तो यहाँ पर लिखेंगे dz इक्वल टू, तो dx में प्लस i इंटू डी वाई बनेगा। तो इसके बाद यहाँ पर लिखते हैं dz इक्वल टू dx यहाँ पर रहेगा प्लस आयोटा इंटू डी वाई की जगह 0। तो यानी कि यहाँ पर dz की वैल्यू स्टूडेंट यहाँ पर रहेगी केवल dx। तो इस तरीके से यहाँ पर dx आ गया। तो अब x की लिमिट लगाएं, तो जहां BC लाइन पर चलते हैं तो x की लिमिट देखते हैं B से C की तरफ, C से B की तरफ नहीं, B से C की तरफ। तो स्टार्टिंग पॉइंट B है,
तो बी स्टार्टिंग पॉइंट है यहाँ पर, यहाँ से चल रहा है और यहाँ पर पहुंचना है, तो लोअर लिमिट यहाँ पर लगेगी और अपर लिमिट स्टूडेंट यहाँ पर लगेगी, लोअर लिमिट यहाँ पर, क्योंकि यहाँ से चलना है। गलत मत कर रहे ना, ऐसा नहीं, यहाँ से यहाँ बी सी यानी बी से सी की तरफ, तो लोअर लिमिट यहाँ पर और अपर लिमिट यहाँ पर। किसकी वैल्यू देखनी है, बना है एक्स में। जब ये एक्स में बना है स्टूडेंट तो डी एक्स लिखा है ना, तो एक्स की लिमिट यहाँ पर है 1 और यहाँ पर एक्स की लिमिट है 0, तो इसकी लिमिट लगेगी स्टूडेंट 1 to 0, तो ये वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 1 to 0। इसके बाद अब यहाँ पर लिखा है CO, तो CO पर बात करते हैं, तो प्लस फिर इंटीग्रल लगाया और यहाँ पर 4th पॉइंट लिखा along CO, तो अब यहाँ पर लिखते हैं along CO, तो इसकी इक्वेशन लिखेंगे, तो यहाँ पर लिखा इक्वेशन ऑफ CO की इक्वेशन, तो CO की जो इक्वेशन होगी स्टूडेंट, CO जो हमारी लाइन है ये बाई एक्सिस की लाइन है, इमेजिनरी एक्सिस मतलब बाई एक्सिस की इक्वेशन होती है x इक्वल टू 0, तो यहाँ पर लिखते हैं x इक्वल टू 0। इसमें डायरेक्शन से मतलब नहीं होता लाइन की इक्वेशन में, चाहे ऐसा लिखें और चाहे ऐसा लिखें, इसकी भी ऐसा लिखें चाहे ऐसा लिखें, यहाँ पर भी चाहे इधर की इक्वेशन चाहे इधर, इक्वेशन वही होगी क्योंकि लाइन वही है। तो इक्वेशन यहाँ पर आ गई x इक्वल टू 0 आ गया, तो यहाँ पर dx बराबर 0 आ गया। तो स्टूडेंट अब इसमें यहाँ पर लिखा हुआ है x, तो x की जगह तो 0 आ जाएगा, फिर लिखा है dz, तो dz की वैल्यू देख लें, तो यहाँ पर आ जाएगा dz इक्वल टू dx प्लस आयोटा इंटू dy, तो इस तरीके से यहाँ पर आ जाएगा dz की जगह पर dx की जगह 0 लिख देंगे प्लस आयोटा इंटू dy, तो यहाँ पर आ जाएगा आयोटा इंटू dy, इतना आया। और अब इसको हम करते हैं सॉल्व, लेकिन अभी यहाँ पर लिमिट बाकी है, इसकी लिमिट लगाएं, तो लिमिट लगाएंगे स्टूडेंट इस लाइन पर, यानी कि C से O की तरफ, CO लिखा है ना, तो C स्टार्टिंग पॉइंट है और O इसका फाइनल पॉइंट है, तो लोअर लिमिट यहाँ पर, अपर लिमिट यहाँ पर लगाएंगे। अब देखते हैं क्या लिखा है, D बाई लिखा है, तो बाई की लगाएंगे लिमिट, तो स्टूडेंट यहाँ पर जो बाई है वो 1 है और यहाँ पर बाई है वो 0 है, तो इस तरीके इसकी जो लिमिट होगी स्टूडेंट वो होगी 1 to 0, तो यहाँ पर भी लगाएंगे 1 to 0। अब स्टूडेंट इसको करते हैं हम इंटीग्रेट करेंगे और इसका आंसर आएगा, और हम देखते हैं कि जहां से चले थे वहीं पर वापस आ गए। लेकिन ये कॉम्प्लेक्स एनालिसिस है, तो कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में हमने बताया था इसका आंसर हमेशा 0 नहीं आएगा, लेकिन रियल एनालिसिस में हमेशा 0 आएगा, कॉम्प्लेक्स में भी 0 आएगा, लेकिन एक कंडीशन, उस कंडीशन को बताएंगे, अभी नहीं। करते हैं इसको इंटीग्रेट, तो अब स्टूडेंट इसका जो आंसर आएगा उसको हम लिखते हैं I इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपॉन 2, तो यानी कि ये जो वैल्यू यहाँ से मिल जाएगी x स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, लिमिट लगाएंगे 0 to 1, फिर यहाँ पर लिखते हैं प्लस आयोटा इंटू वाई लिखा है, प्लस आयोटा i कॉमन ले लिया, dy का y हो जाएगा, लिमिट लगाएंगे 0 to 1। इसके बाद लिखा हुआ है x, फिर यहाँ पर लिखते हैं x स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, x स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, और इसमें लिमिट है यहाँ पर 1 to 0, और इसके बाद ये स्टूडेंट इंटीग्रेशन 0 ही हो जाएगा, तो यहाँ पर 0 आ जाएगा। इसे सॉल्व किया तो यहाँ से आ जाएगा 1/2, जब 1 रखेंगे तो यहाँ से मिल जाएगा 1 और 0 रखेंगे 0 हो जाएगा, प्लस आयोटा यहाँ पर 1 लिखा तो 1 माइनस 0 आ जाएगा, प्लस यहाँ पर 0 लिखते हैं सबसे पहले तो 0 आ जाएगा, माइनस फिर 1 लिखते हैं तो 1/2 आ जाएगा नेगेटिव का, ये -1/2 ये +1/2 कैंसिल हो गया। तो अब स्टूडेंट यहाँ पर आई की जो वैल्यू आई स्टूडेंट वो आई यहाँ पर आयोटा, तो इस तरीके से आई की वैल्यू जो स्टूडेंट आयोटा आई है ये इस पूरे इंटीग्रेशन का आंसर है। लेकिन स्टूडेंट जिस पॉइंट से चले थे वापस उसी पॉइंट पर आए हैं, लेकिन इसका आंसर 0 नहीं आया है, इसका आंसर आता है आयोटा। अब हम एक कंडीशन बताएंगे, इसके बाद इसका आंसर 0 आएगा। वो कंडीशन अगर वैलिड है तो डायरेक्ट हम कह सकते हैं इसका आंसर 0 आएगा। आज स्टूडेंट यहाँ तक, इस वीडियो में यहाँ तक, और अगले वीडियो में इससे भी इम्पोर्टेंट बहुत इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम होंगी। तो सभी स्टूडेंट इस वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, सब्सक्राइब कर दें, ताकि हमारे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन सभी स्टूडेंटों को मिल सके। और प्लेलिस्ट याद रखें कि हमारे प्लेलिस्ट में जाकर के सभी वीडियो पढ़ सकते हैं।
आज यहीं तक, दैट्स ऑल।